तो भाइयों अगले महीने यूएफसी के वेल्टर वेट डिवीजन में एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है जो कि है इयन गैरी और इस्लाम महाचेव की टाइटल फाइट। और इस टाइटल फाइट से पहले चैलेंजर इयन गैरी ने इस्लाम महाचेव के फाइटिंग स्टाइल को एक वेटेड ब्लैंकेट बोला है और ऐसा कहा है कि ये फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और उनके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है कि उनको 25 मिनट तक उनके ऊपर एज अ ब्लैंकेट इस्लाम महाचेव पड़े रहे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस्लाम महाचेव का एक्चुअल फाइटिंग स्टाइल किस तरीके से निकल के आता है इयन गैरी के अगेंस्ट और क्या सच में इस्लाम का फाइटिंग स्टाइल एक वेटेड ब्लैंकेट है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इलिया टुपुरिया का पब्लिक अपीयरेंस निकल के आया है। स्पेन के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इलिया टुपुरिया को सेलिब्रेट करते हुए देखा गया और यूएफसी के लाइट वेट फाइटर पैडी पिमलेट ने इलिया टुपुरिया को ट्रोल करने के लिए यूएफसी के कलेक्टेबल आइटम्स में से जो स्टूल था जिसपे इलिया टुपुरिया ने यहाँ पर बैठे थे राउंड्स के बीच में यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड के बीच में, उस टूल को $13,000 में खरीदा है। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों वीडियो में आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बताना है। हम सबको पता है 1 अगस्त को इंडियन एमएमए फाइटर ओवेस याकूब की एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है बुल्गारिया के अंदर। उनका अपोनेंट यहाँ पे डेलियन जॉर्जियव रहने वाला है, लेकिन इस फाइट से पहले ओवेस याकूब के सामने एक बहुत बड़ा इशू आ चुका है जो कि इंडियन एथलीट्स को टाइम एंड अगेन फेस करना पड़ता है और वो है वीजा इशू। ओवेस याकूब ने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले बुल्गारिया का वीजा अप्लाई करा था, बट अभी तक उनके पास वो वीजा कॉन्फर्मेशन नहीं आया है और अगर आने वाले दिनों में ये चीजें नहीं हो पाई, वीजा क्लियर नहीं हो पाया, तो अनफॉर्चुनेटली ओवेस याकूब यहां पर बुल्गारिया ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी मेहनत उन्होंने इस फाइट से पहले करी है, डेलियन जॉर्जियव से फाइट करने के लिए पूरा ट्रेनिंग कैंप कराया, पूरा प्रिपेयर्ड हो एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, वो चीजें यहां पर धरी की धरी रह जाएंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई अगर कोई वीजा एक्सपर्ट हो या किसी के कोई कनेक्शंस हो जो कि ओवेस याकूब को हेल्प कर सकता है उनका वीजा ग्रांट कराने में, तो आप सब जरूर से भाई ओवेस भाई की टीम से कांटेक्ट करना। और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि ये वीजा इशू यहाँ पे सॉर्ट हो जाए और ओवेस भाई की हम सबको बुल्गारिया के अंदर परफॉर्मेंस देखने मिले। अब भाई बात करते हैं यूएफसी 330 इस्लाम महाचेव वर्सेस इयन गैरी की फाइट के बारे में। अब इयन गैरी भाई जो चैलेंजर है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि इस्लाम की ग्रैपलिंग रेसलिंग को लेकर उसका क्या ओपिनियन है। और इयन गैरी ने बेसिकली ऐसा कहा है, इस्लाम महाचेव का जो फाइटिंग स्टाइल है वो एक वेटेड ब्लैंकेट की तरह है। वो एज अ ब्लैंकेट किसी भी फाइटर के ऊपर चढ़ जाते हैं और पूरे राउंड्स तक यहाँ पर उसके ऊपर रहते हैं। और इयन गैरी का ऐसा कहना है कि ये फाइटिंग स्टाइल ना इस्लाम के लिए इंटरेस्टिंग है, ना इयन गैरी के लिए इंटरेस्टिंग है, ना ही फैंस के लिए इंटरेस्टिंग है। ये ओवरऑल एक बहुत ही बोरिंग फाइटिंग स्टाइल है जो कि कोई भी देखना पसंद नहीं करता है, ऐसा इयन गैरी का यहाँ पर स्टेटमेंट निकल के आया है। अब इयन गैरी ने साथ ही साथ ये चीज बोली है कि इस्लाम महाचेव का ग्रैपलिंग गेम बहुत स्ट्रांग है, रेसलिंग गेम बहुत स्ट्रांग है, बट ओवरऑल ये फाइट स्टाइल बहुत ज्यादा बोरिंग है और एक वेटेड ब्लैंकेट की तरह डाला जाता है। अब यूजुअली भाइयों ये जो वेटेड ब्लैंकेट है, बैकपैक है, ये सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं रेसलिंग बेस्ड फाइटर्स के लिए यूएफसी के अंदर, जो कि अपने अपोनेंट को ग्राउंड पे होल्ड करके रखते हैं, उनकी बैक पोजीशन लेके उनको डोमिनेट करते हैं। इसलिए इन फाइटर्स की फाइटिंग स्टाइल को वेटेड ब्लैंकेट या फिर बैकपैक बोला जाता है। एल्जमेन स्टर्लिंग ने कुछ साल पहले तो इसको एक बेसिकली मीम टाइप ही बना लिया था, वो ह्यूमन बैकपैक की तरह किसी भी फाइटर को कंट्रोल कर पाते थे बैंटमवेट डिवीजन में। अब भाइयों इयन गैरी की जो बात है यहाँ पर कि ये फाइटिंग स्टाइल सबको ज्यादा प्लीज नहीं करता, वो कहीं ना कहीं सही है। ये मास ऑडियंस को ये फाइटिंग स्टाइल प्लीज नहीं करेगा। स्पेशली जो लास्ट फाइट थी इस्लाम महाचेव की जैक डेला मैडलेना के अगेंस्ट, वो रिलेटिवली एक बोरिंग फाइट थी, उसको डिनाई नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा स्ट्राइकिंग स्टैंड अप बैटल देखना हम सब ज्यादा पसंद करेंगे एज कंपेयर टू कोई फाइटर किसी को डोमिनेट कर रहा है 25 मिनट तक। लेकिन भाइयों यहाँ पर यह भी नोट करने वाली चीज होती है कि फाइट इंटरेस्टिंग बनाना सिर्फ एक फाइटर की यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर जैक डेला मैडलेना को ब्लैंकेट की तरह होल्ड करके रखा भी था इस्लाम महाचेव को, तो वो खड़ा हो जाता, वो अपने आपको पोस्चर अप करता, फाइट को स्टैंड अप पे ले जाता। वो खुद बॉक्सर था तो फाइट को स्टैंड अप पे रखने की कोशिश करता, लेकिन इस्लाम की जो स्ट्रेंथ है वो उस पे ही खेलने वाला है। ये तो जैक डेला मैडलेना की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली थी कि वो फाइट को इंटरेस्टिंग बना सकता है। और सिमिलरली अगर इस्लाम महाचेव इयन गैरी को भी ब्लैंकेट करने वाले हैं इस फाइट के अंदर, तो ये इयन गैरी की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइट को इंटरेस्टिंग बनाए। इस्लाम महाचेव अगर फाइट को बोरिंग बना रहा है और इयन गैरी ऐसा लोगों का फाइटर है जो इंटरेस्टिंग फाइट पुटअप करना चाहता
जाता है, तो वो इंटरेस्टिंग फाइट बना दे। जब इस्लाम महाचेव उसको टेक डाउन करे तो वो टेक डाउन को डिफेंड करे, वापस खड़े हो और वहां पे नॉकआउट करे इस्लाम महाचेव को और फाइट को इंटरेस्टिंग बनाए। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों फाइटर्स की यहाँ पर होने वाली है। अब भाई जब भी कोई भी चैंपियन या चैलेंजर यहाँ पर किसी सामने वाले अपोनेंट को यहाँ पर ये बोलता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल बोरिंग है, यूएफसी वर्ल्ड यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक जो हिस्सा है उसका ऐसा मानना है कि फाइट जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट किसी भी फाइटर के लिए यहाँ पर एक ऑप्शनल चीज है कि वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका मेजर काम है एक फाइटर का, वो फाइट के अंदर जब जाता है तो एक ही गोल होता है उसके पास और वो होता है जीतना। और जो दूसरा हिस्सा है उसका ऐसा मानना है कि ये जो यूएफसी है, ये एमएमए है, ये जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही बना है। फैंस को अगर एंटरटेनमेंट ही नहीं मिलेगा तो इस फाइट का कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर। और ऐसा यहाँ पर मानना होता है कि जो फाइटर एंटरटेनिंग होते हैं, विनिंग से ज्यादा एंटरटेनिंग फैक्टर यहाँ पर डोमिनेट करना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। आप सब इन दोनों में से कौन से पार्ट में बिलोंग करते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाई इयन गैरी तो यहाँ पर इस्लाम महाचेव को एज अ बोरिंग फाइटर बोल रहा है, लेकिन अगर आप उसके पिछली 5-6 फाइट्स उठा के देखोगे, इयन गैरी ने भी खुद भी कोई बहुत खतरनाक नॉकआउट्स या सबमिशंस डिलीवर नहीं किए। उसकी लास्ट 5 की 5 फाइट्स डिसीजन तक गई है, खुद भी उसने सिर्फ डिसीजंस निकाले हैं। तो अगर फाइटर खुद यहाँ पर ऐसे क्रेजी नॉकआउट्स वगैरह निकाल रहा होता तो समझ में आता है। एक बार को कॉनर मैग्रेगर, टोपुरिया जैसे फाइटर ऐसी बातें कर रहे हैं कि हाँ फिनिश निकालना चाहिए, नॉकआउट निकालना चाहिए, तब उससे एंटरटेनमेंट निकल के आता है, तो बात समझ में आती है। लेकिन इयन गैरी ने खुद भी यहाँ पर कोई नॉकआउट्स या फिनिशेस नहीं निकाले अपने कैरियर में रिसेंट टाइम के अंदर। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन के बारे में। हम सबको पता है जून में जब से व्हाइट हाउस कार्ड निकल के आया है, इलिया टोपुरिया ने कोई फॉर्मल अपीयरेंस नहीं दिया है और कोई उनकी एक्चुअल क्लियर अपीयरेंस वीडियो नहीं निकल के आया। काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं, कुछ फाइट से पहले की वीडियोस उनकी वायरल हो रही है, फाइट से पहले के इंटरव्यूज अब पोस्ट हो रहे हैं और लोगों को लग रहा है इलिया टोपुरिया अब यहाँ पर अपीयरेंस दे रहे हैं। तो एक कंफर्म्ड अपीयरेंस यहाँ पर इलिया टोपुरिया का निकल के आया जब कल वर्ल्ड कप के अंदर अर्जेंटीना को बीट करते हुए स्पेन ने यहाँ पर जब फीफा वर्ल्ड कप जीता तो इलिया टोपुरिया की सेलिब्रेशन वीडियो निकल के आया और उसमें इलिया टोपुरिया काफी सही स्पिरिट्स में दिख रहा है और फेस उसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हील कर गया। मेरे लिए तो काफी शॉकिंग चीज है भाइयों, जिस लेवल का जो डैमेज था इलिया टोपुरिया ने लिया था, आप लिटरली अभी फोटो में देख सकते हो उसका फेस कितना डैमेज था और इस फेस को 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से रिकवर कर जाना, भाई नेक्स्ट लेवल हीलिंग कैपेबिलिटीज है इन फाइटर्स की। अब ऐसे तो भाइयों कोई भी कमबैक से रिलेटेड अपडेट नहीं है इलिया टोपुरिया के बारे में, जितनी भी चीजें आप सुन रहे हो सब रूमर्स है, सारी खुद की मनगढ़ंत बातें हैं। अब सब मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं तो मेरी जो दिमाग में बातें आ रही हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंसिडरिंग कि इलिया टोपुरिया ने इतना अच्छा हील करा और उसकी इंजुरीज यहाँ पर सही हो चुकी है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक थॉट आता है कि शायद साल के एंड तक हम सब दिसंबर के अराउंड तक इलिया टोपुरिया की फाइट वापस से देख सकते हैं। कंसिडरिंग कि इलिया टोपुरिया का फेस ऑलरेडी सारा हील हो चुका है, उसके फेस में कोई ऑर्बिटल फ्रैक्चर नहीं था जैसा हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका फेस में कोई ना कोई फ्रैक्चर होगा, आई सॉकेट के अराउंड फ्रैक्चर होगा। अगर वो फ्रैक्चर नहीं है तो ईजिली इलिया टोपुरिया की इंजुरीज हील हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ तक और वो ट्रेनिंग के लिए भी वापस जा सकता है। तो शायद हम सब 2026 के अंदर इलिया टोपुरिया का कमबैक दोबारा से देख सकते हैं। दिसंबर के अराउंड बहुत सही टाइमिंग रहेगी इलिया टोपुरिया के कमबैक की। अब मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अर्ली कमबैक है इलिया टोपुरिया को कहीं ना कहीं फेवर करेगा। डेफिनेटली बहुत गंदा लॉस लिया है, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है इलिया टोपुरिया को, बट ये एक चीज हम सबको यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए, इलिया टोपुरिया एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है और ये इलिया टोपुरिया के कैरियर के प्राइम ईयर्स है। ऑलमोस्ट 1 साल पहले फाइट करी थी इलिया टोपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा से, फिर 1 साल बाद उसने जून में वापस से कमबैक करके जस्टिन गेची के अगेंस्ट लॉस लिया और अब वो वापस से 1 साल बाद फाइट करेगा तो रिंग रस्ट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये और ज्यादा एम्पलीफाई होगी। तो एक अर्ली कमबैक भी यहाँ पर इलिया टोपुरिया का एक्सपेक्टेड हो सकता है। मेरे हिसाब से तो भाइयों यहाँ पर एक अर्ली कमबैक होना चाहिए और इलिया टोपुरिया की टीम अगर स्मार्ट रहेगी तो वो 2026 के एंड में पैडी पिमलेट के अगेंस्ट फाइट ले सकती है। अब इसके बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, पैडी पिमलेट ने रिसेंटली वो स्टूल परचेज किया जिसके ऊपर इलिया टोपुरिया ने क्विट करा था। ऐसा कहा जा रहा था यूएफसी ने जो कलेक्टेबल आइटम्स होते हैं उसका ऑक्शन करती है और उस ऑक्शन के अंदर इलिया टोपुरिया का व्हाइट हाउस कार्ड के बीच में, राउंड्स के बीच में जिसमें फाइटर्स को बिठाते हैं, वो स्टूल भी ऑक्शन किया गया था। $13,000 का वो ऑक्शन था और उस स्टूल को यहाँ पर पैडी पिमलेट ने खरीद लिया है। अब ये एग्जैक्टली वही स्टूल खरीदा है पैडी पिमलेट ने $13,000 देके या फिर ऐसे ही कोई रैंडम सा स्टूल उठा लिया, ये चीज कंफर्म नहीं है। बट पैडी पिमलेट ने यहाँ पर इलिया टोपुरिया को ट्रोल करने का बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ा है और कहीं ना कहीं इलिया टोपुरिया के इस लॉस के बाद पैडी पिमलेट की टीम यहाँ पर पुश कर रही है पैडी पिमलेट वर्सेस इलिया टोपुरिया के मैचअप के लिए। हालांकि पैडी ने यहाँ पर मैक्स हॉलोवे से फाइट करने की भी बात
बात करी है, बट आई स्टिल फील कि लाइट वेट डिवीजन में पैडी पिमलेट और इलिया टुपुरिया की फाइट बहुत ज़्यादा हेडलाइंस क्रिएट करेगी। इनकी आपस में एनिमोसिटी भी है, पास्ट हिस्ट्री भी रह चुकी है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते और इनकी फाइट अच्छी खासी सेल भी करेगी। तो ये फाइट इस टाइम पर बनाई जा सकती है। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाइयों। और यहाँ पर अपडेट निकल के आई है अरमान सारूकियन के बारे में। हम सबको पता है अरमान सारूकियन अब नहीं रहे हैं अनडिफीटेड। उनका जो अनडिफीटेड रिकॉर्ड था रेसलिंग के अंदर वो भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। कोल्बी कोविंगटन ने अरमान सारूकियन को रेसलिंग के अंदर हरा दिया है और उसके बाद अरमान सारूकियन का फर्स्ट रिस्पॉन्स आया और अरमान सारूकियन ने क्लियरली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करा। उनका कहना है कि कोल्बी कोविंगटन एक स्ट्रॉन्गर रेसलर था और अब वो अपने नेक्स्ट अपोनेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हिंट करता है यूएफसी के अंदर अरमान सारूकियन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की जो फाइट टारगेटेड है। अब पर्सनली भाइयों आप सबने मेरे चैनल के ऊपर काफी बार देखा होगा कि मैंने अरमान सारूकियन की क्रिटिसिज्म करी है, बट ये जो स्टेटमेंट दिया है अरमान सारूकियन ने लॉस के बाद, क्लियरली एक्सेप्ट करा कि कोल्बी कोविंगटन एक स्ट्रॉन्गर बेटर रेसलर था। ये चीज ने कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जगाई है अरमान सारूकियन के लिए, क्योंकि बहुत कम ही होता है कि फाइटर्स अपनी डिफीट को इतना क्लीनली एक्सेप्ट करते हैं और अरमान सारूकियन ने करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं ये चीज है, आप हारे, स्ट्रेट अप हार गए, आपने एक्सेप्ट किया कोल्बी कोविंगटन बेटर रेसलर है और अब आप नेक्स्ट फाइट की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। यूजुअली फाइटर्स इस तरीके से लॉस को नहीं देते, यूजुअली फाइटर्स लॉस को सही तरीके से हैंडल नहीं करते, स्पेशली अरमान सारूकियन जैसा फाइटर जो कि इतना ज़्यादा फेमस था, इतना ज़्यादा वायरल जा रहा था और सडनली उसको ऐसा सेटबैक फेस करने को मिला है। और डेफिनेटली अगर उसने सही तरीके से अपने लॉस को एक्सेप्ट करा है, वो आगे और बेटर करेगा। काफ़ी अच्छा रेसलर है, अभी भी यूएफसी के अंदर वो काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है टॉप 5 के अपोनेंट्स को, डेफिनेटली टाइटल कंटेंशन के अंदर तो है ही। तो ये चीज के लिए यहाँ पर रेस्पेक्ट रहेगी अरमान सारूकियन के लिए कि उसने ग्रेसफुली अपना लॉस यहाँ पर एक्सेप्ट करा है। बाकी भाइयों यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2026 कैसा साल है, यहाँ पे लाइन से सारे फाइटर, सारे फुटबॉलर्स यहाँ पर हम्बल हो रहे हैं। स्टार्टिंग हुई, हामजा चिमाएव हम्बल हो गया, फिर इलिया टुपुरिया हम्बल हो गया, रोनाल्डो, मेसी और अब अरमान सारूकियन भी हम्बल हो चुका है। कॉनर मैग्रेगर को इंजरी हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है 2026 ऐसा साल है जिसमें सारे लेजेंड्स, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, वो फुटबॉल हो, सबके अंदर हम्बलिंग हो रही है यहाँ पे लेजेंड्स की। बाकी भाइयों अगर आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पिछले जो 2-3 महीने हैं, अगर आप एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन हो या फुटबॉल फैन हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड गए होंगे, क्योंकि लिजिट भाई सारे फेवरेट, सारे लेजेंड्स यहाँ पर हारे हैं और बुरी तरीके से डोमिनेट होकर निकले अपने अपने स्पोर्ट से। एक भी लेजिट ऐसी विक्ट्री सेलिब्रेशन पॉइंट हम सबको नहीं देखने को मिला, अपसेट के बाद अपसेट देखने को मिले। आप सबका क्या सोचना है इस बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।